अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद लेक्चर नंबर 18 ऑफ स्पोर्ट्स फिजिकल थेरेपी। लास्ट टाइम हम लोगों ने लेक्चर नंबर 17 में बात की थी अबाउट द एल्बो जॉइंट, अबाउट द पैथोलॉजिकल कंडीशंस स्पेसिफिकली रिलेटेड टू स्पोर्ट्स। हम लोगों ने बात की थी अबाउट द रेडियल फ्रैक्चर्स और द फ्रैक्चर्स ऑफ द इलेक्ट्रेनिन प्रोसेस, ठीक है। और हम लोगों ने उनकी मैनेजमेंट की बात की थी, ठीक है। सो इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द shoulder injuries, the most common shoulder injuries associated with the sports or among athletes, ठीक है। I am going to share the screen with you, PowerPoint presentation. So let's start with incidence of shoulder injuries. ठीक है. The glenohumeral joint is one of the most frequently injured joint in sports individuals or among athletes. और अपर एक्सट्रीमिटी में ये सबसे कॉमन जॉइंट है जिसमें इंजरीज पॉसिबल हैं और जिसमें इंजरीज कॉमन है, ठीक है। व्हाई द इंजरीज आर मोर फ्रीक्वेंट इन ग्लिनोहुमरल जॉइंट एज कंपेयर टू अदर जॉइंट्स ऑफ द upper extremities? Obviously the reason is कि शोल्डर जॉइंट जो है उसमें आपके पास 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, ठीक है। शोल्डर जॉइंट इज लेस स्टेबल एज कंपेयर टू अदर जॉइंट्स ऑफ upper extremities. Let's say if we talk about elbow joint, the elbow joint में stability is much more as compared to the shoulder joint. So that's why the shoulder joint is more frequently injured among sports individuals or among athletes. Now, studies and researches have shown that about 8 to 20% of the injuries and that occurred annually includes the glenohumeral joint, ठीक है। सो वो कहते हैं कि अब ये किन एथलीट्स में या किन स्पोर्ट्स इंडिविजुअल्स में ज़्यादा कॉमन होता है ग्लिनोहुमरल जॉइंट की इंजरीज। ऑब्वियसली वो तमाम स्पोर्ट्स इंडिविजुअल्स और एथलीट्स जिनमें आपकी ओवरहेड एक्टिविटीज़ के ज़्यादा हैं, ठीक है। जैसा कि रैकेट प्लेयर्स हो गए, ठीक है। इसके अलावा बॉलर्स हो गए हैं, ठीक है। उनमें ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपका जो ग्लिनोहुमरल जॉइंट है वो इंजर्ड हो जाए, ठीक है। स्विमिंग हो गई, ठीक है, स्विमिंग में बहुत कॉमन है। रग्बी प्लेयर्स हो गए, ठीक है, रग्बी में क्योंकि इम्पैक्ट के चांसेस होते हैं, ठीक है, अमंग द एथलीट्स, ठीक है। तो दैट्स व्हाई इट इज़ मोर कॉमन इन दीज़ टाइप ऑफ इंजरीज, ठीक है। वो कहते हैं कि एक और रिसर्च है, ठीक है, जो कि ये बताती है कि स्विमर्स में ऑलमोस्ट 40% ऑफ स्विमर्स जो हैं वो शोल्डर पेन की कंप्लेंट करते हैं, ठीक है, एट सम टाइम ऑफ देयर कैरियर्स, ठीक है। उसके बाद वो कहता है कि इसकी वजह क्या है, क्योंकि जो मैक्सिमम प्रोपल्जन है स्विमिंग में, ठीक है, वो आपकी मिलती है फ्रॉम द ग्लिनोहुमरल जॉइंट, ठीक है, फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ द ग्लिनोहुमरल जॉइंट। क्योंकि अगेन लिम्स जो हैं, ठीक है, लोअर लिम्स जो हैं, ठीक है, वो स्ट्रीम बॉडी को स्ट्रीमलाइन रखने में ज़्यादा हेल्प करती हैं एज कंपेयर टू द प्रोपल्सिव फोर्सेस, ठीक है, व्हिच आर बीइंग जनरेटेड बाय द ग्लिनोहुमरल जॉइंट, ठीक है, व्हिच आर जनरेटेड बाय द अपर एक्सट्रीमिटीज, ठीक है। उसके बाद वो कहते हैं कि स्विमर्स में ग्लिनोहुमरल जॉइंट इंजरीज कॉमन है, ठीक है, और वो इस वजह से कॉमन है क्योंकि वो उनकी जो प्रोपल्सिव फोर्सेस जो हैं वो ज़्यादातर जनरेट होती हैं अपर एक्सट्रीमिटी से। और जो वो कहते हैं कि ग्लिनोहुमरल जॉइंट में इंस्टेबिलिटी के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं, ठीक है। तो दैट्स व्हाई स्विमर जो हैं वो अपने पूरे कैरियर्स में कि कभी ना कभी ग्लिनोहुमरल जॉइंट की ज़रूर पेन कंप्लेंट करते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद हम लोग बात करेंगे अबाउट द क्लिनिकल पर्सपेक्टिव, ठीक है। सो वी हैव कैटेगराइज्ड द ग्लिनोहुमरल जॉइंट और द शोल्डर पेन इनटू 5 कैटेगरीज।
The first one is the rotator cuff muscles, ठीक है, the pain and that arises due to rotator cuff muscles, ठीक है. The second one is the glenohumeral joint instability. The third one is the acromioclavicular joint that can cause a shoulder pain. The fourth one is the stiffness and that and develops due to degeneration, ठीक है, among older athletes or among older individuals. And the last one is the referred pain, ठीक है. The referred pain can be referred from the cervical spine or thoracic spine onto the shoulder, ठीक है. So we have categorized it into five different aspects, ठीक है. One by one हम इसको पढ़ते हैं. So first of all, start with the rotator cuff muscles. ठीक है. The rotator cuff muscles, if we talk about the rotator cuff muscles, ठीक है. अब injuries to the muscles, ठीक है, the rotator cuff muscles or injuries to the tendon, ठीक है. We have divided these injuries into three types. It can be an acute injury, it can be a chronic injury, or it can be acute and chronic injury. ठीक है, वो चाहे रोटेटर कफ के मसल्स हों, वो चाहे रोटेटर कफ के टेंडन्स हों, ठीक है. So if we talk about the acute injury, ठीक है, acute injury rotator cuff muscles की या tendons की. अगर हम muscles की बात करें तो it can be a strain, ठीक है, muscular strains हो सकते हैं. और अगर हम tendons की बात करें तो it can be a partial tear or a complete tear, ठीक है, as a result of a trauma, ठीक है. So these are the acute injuries of the rotator cuff muscles or the rotator cuff tendons, ठीक है. And if we talk about the chronic injuries, ठीक है, तो chronic injuries में usually जो आपके muscles का strain है, अगर वो आप उसको उस तरीके से manage नहीं करते हो, patient rehabilitate नहीं कर पाते हो, तो it can lead to tears, ठीक है, of the muscles, rotator cuff muscles. और अगर हम टेंडन्स की बात करें तो इट कैन लीड टू टेंडिनोपैथी, ठीक है, और ओवर यूज सिंड्रोम्स, ठीक है. ओवर यूज की वजह से, रेपिटेटिव यूजेज की वजह से जो इंजरीज हैं हम उनको कैटेगराइज करते हैं इनटू द क्रॉनिक इंजरीज, ठीक है. और ओवर यूज की वजह से आपको पता है कि टेंडन्स में टेंडिनोपैथी अकर कर सकती है. इट कैन बी टेंडिनाइटिस और इट कैन बी टीनोसाइनोवाइटिस, ठीक है. The last one is acute on chronic. Acute on chronic means when if there is a pathological condition and that is already present in a tendon or in a muscle, ठीक है, it can face an acute injury as well, ठीक है. So that acute injury will be a complete tear, whether it is a muscle or whether it is a tendon. So me, what it means that there will be a complete tear of a muscle, there will be a complete tear of a tendon if that muscle among the rotator cuffs or if that tendon among the rotator cuff tendons has been degenerated previously, ठीक है, or is undergoing a chronic condition, ठीक है. So this is what we known as the acute on chronic injuries, ठीक है. बच्चों समझ आ रही है? सारे सोए हुए हो? सर आ रही है। सर आ रही है, जाग रहे हैं। जाग रहे हैं? यस सर। जी सर। यस सर सुन रहे हैं। चलें ठीक है. So these are the acute injuries, chronic and acute and chronic injuries of the rotator cuff muscles, ठीक है. अब वो कहते हैं कि ऐसे जितने भी एथलीट्स हैं जिनमें रोटेटर कफ इश्यूज आते हैं, वो चाहे एक्यूट इंजरी हो, वो चाहे क्रॉनिक इंजरी हो, ओवर यूज इंजरी हो, या वो एक्यूट एंड क्रॉनिक इंजरी हो, ठीक है, उनमें इंस्टेबिलिटी के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, उनमें इम्पिंजमेंट के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं. आप सबको पता है कि रोटेटर कफ मसल्स दे आर इम्पोर्टेंट टू स्टेबलाइज अ ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट, ठीक है. और जब इंस्टेबिलिटी के चांसेस होते हैं, रोटेटर कफ मसल्स में कोई इशू आता है, डिसफंक्शन आता है, तो इंस्टेबिलिटी होती है. और जब इंस्टेबिलिटी होती है तो उससे हमारा मतलब क्या होता है कि जो ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट में ट्रांसलेशन हो रही है वो एक्सेसिव हो जाएगी, ठीक है. फिजियोलॉजिकल मूवमेंट तो हो रही है, लेकिन फिजियोलॉजिकल मूवमेंट के साथ नॉर्मली जो ट्रांसलेशन हो
उससे इम्पिंजमेंट के चांसेस इतने नहीं होते एज कम्पेयर टू इफ देयर इज अ फिजियोलॉजिकल मूवमेंट एंड along with physiological movement there is instability. ठीक है, तो जब भी इंस्टेबिलिटी डेवलप होती है आपके फिजियोलॉजिकल मूवमेंट के साथ, ट्रांसलेशंस जो होती हैं वो नॉर्मल से ज्यादा हो जाती हैं, जिसकी वजह से इम्पिंजमेंट के चांसेस भी ज्यादा हो जाते हैं। ऑब्वियसली जब आप एलिवेट कर रहे हो, ठीक है, या एलिवेशन से डाउनवर्ड मूवमेंट की तरफ आ रहे हो, तो सुपीरियर और इंफीरियर ट्रांसलेशंस बढ़ जाएंगी। ठीक है, तो ऑब्वियसली जब आपका ह्यूमरल हेड सुपीरियरली ट्रांसलेट करता है, ठीक है, तो इट कैन रिड्यूस द सबएक्रोमियल स्पेस एंड इट कैन कॉज impingement as well. ठीक है, now the second one is shoulder instability, glenohumeral joint instability. एक तो इसका मैकेनिज्म क्या है कि अगर आपके रोटेटर कफ मसल्स में डिसफंक्शन हो गया तो आपकी शोल्डर इंस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा वो कहता है कि अगर कोई ट्रॉमेटिक इंजरी हुई है, ठीक है, तब भी आपका ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, और वो कहते हैं कि ट्रॉमेटिक इंजरीज या ओवरयूज इंजरीज की वजह से, अगर ट्रॉमेटिक इंजरीज की हम बात करें तो उसमें आपके पास एंटीरियर डिसलोकेशन आ जाती है या पोस्टीरियर डिसलोकेशन आ जाती है। ठीक है, या फिर इंफीरियर डिसलोकेशन आ जाती है। एथलीट्स में इंफीरियर डिसलोकेशन इतनी कॉमन नहीं है जितनी कि एंटीरियर और पोस्टीरियर डिसलोकेशन है। एंटीरियर डिसलोकेशन इज मोर कॉमन एज कम्पेयर टू पोस्टीरियर वन। ठीक है, आप सबको पता है। Now, if we talk about the overuse injuries of the glenohumeral joint, तो overuse injuries में आपके पास आ जाती है glenoid labrum। ठीक है, उसकी इंजरीज आ जाती हैं। ठीक है, जिसको हम लोग कैटेगराइज करते हैं इनटू स्लैप लीजन्स। ठीक है, द सुपीरियर लैब्रम इन एंट्रो-पोस्टीरियर डायरेक्शन। ठीक है, इंजरी टू द सुपीरियर लैब्रम इन anterior-posterior direction, या from anterior to posterior direction or from posterior to anterior direction. It can be any one of it. ठीक है, mostly it is in anterior to posterior direction. ठीक है, superior glenoid labrum की अगर इंजरी हो जाए फ्रॉम एंटीरियर टू पोस्टीरियर डायरेक्शन तो उसको हम लोग स्लैप लीजन बोलते हैं, और वो यूजुअली रेपिटेटिव एक्टिविटीज की वजह से, ओवरहेड एक्टिविटीज की वजह से, ओवरयूज एक्टिविटीज की वजह से वो हो सकती है। ठीक हो गया। अच्छा जी, हाँ, वो कहते हैं कि हम बात करते हैं थर्ड कैटेगरी की, डेट इज द ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट स्टिफनेस। ठीक है, और वो कहते हैं स्टिफनेस इट इज डायरेक्टली, इट कैन बी ड्यू टू द डिजनरेशन इटसेल्फ। डिजनरेशन स्टार्ट हुई तो उस वजह से स्टिफनेस डेवलप हो जाती है। ठीक है, हम उसको कहते हैं कि इट इज ऑस्टियोआर्थराइटिस। ठीक है, सेकंड क्या है कि अगर पोस्ट ट्रॉमेटिक इमोबिलाइजेशन है, ठीक है, ट्रॉमा के बाद इमोबिलाइजेशन की है तो उसकी वजह से भी स्टिफनेस डेवलप हो जाती है। और पोस्ट ट्रॉमेटिक स्टिफनेस भी हो सकती है, ट्रॉमा के फौरन बाद आपको स्टिफनेस आपकी बढ़ना शुरू हो जाए, तो इट कैन ऑल्सो बी अ कॉज ऑफ स्टिफनेस ऑफ द ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट। ठीक हो गया। अब वो कहते हैं कि अ, जो फोर्थ कैटेगरी है पेन रेफरल की, ठीक है, वो आप सबको पता है कि सर्वाइकल से भी पेन आ सकती है, थ्रेसिक से भी पेन आ सकती है। आई एम टॉकिंग अबाउट द सर्वाइकल जॉइंट्स, आई एम टॉकिंग अबाउट द थ्रेसिक, अपर थ्रेसिक सेगमेंट्स। ठीक है, इनकी मूवमेंट में डिसफंक्शनिंग है, ठीक है, तो यहाँ से भी पेन रेफर्ड हो सकती है। अगर इनके सराउंडिंग में जो मसल्स हैं, नेक मसल्स हैं, ठीक है, या अपर बैक के मसल्स हैं, अगर इनमें कोई डिसफंक्शनिंग है, कोई ट्रिगर पॉइंट्स डेवलप हो रहे हैं, तो इनकी वजह से भी आपको पेन आ सकती है, रेफर्ड हो सकती है। ठीक हो गया। उसके बाद वो कहते हैं कि अगर हम बात करें एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट की, ठीक है, तो एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट और बाइसेप्टल पेन, ठीक है, ये दोनों जो पेन हैं दे आर वेल लोकलाइज्ड। ठीक है, और इसके अलावा जो ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट की जितनी भी पैथोलॉजीज हैं उनकी जो पेन है वो पुअरली लोकलाइज्ड होती है। So we have to completely dependent on the mechanism of the injuries. We have to depend on the uh, history of the patient. We have to depend on the physical examination of the patient, and we have to depend on the diagnostic procedures, which we will include, ठीक है, later in this presentation। ठीक है, अब वो कहते हैं कि कॉजेज की बात करें हम, कॉजेज ऑफ शोल्डर पेन की,
ये जितनी भी मैंने आपको बताई है ना कि जो इंजरीज हैं जो पोरली लोकलाइज्ड हैं, ठीक है, और उन पे हमें मैकेनिज्म्स के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है या फिजिकल एग्जामिनेशन के ऊपर, ये मैं आपको आगे चल के एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है, जब एक प्रॉपर टॉपिक आता है उस चीज का। तो अगर हम कॉजेज की बात करें, ठीक है, तो इट कैन बी कॉमन कॉजेज, इट कैन बी लेस कॉमन कॉजेज, और इट कैन बी नॉट टू मिस्ड, ठीक है। सो कॉमन कॉजेज ऑफ शोल्डर पेन इंक्लूड्स द रोटेटर कफ, जैसे हमने पहले बात की, ठीक है, ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट की इंस्टेबिलिटी है, ठीक है, उसके बाद रैफर्ड पेन है, ठीक है, और एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट की इंजरीज हैं, ठीक है, या मसल्स की इंजरीज हैं, ठीक है। So we have talked about it, and that are the common causes of the shoulder pain. अगर less common causes की बात करें तो that can be a uh, adhesive capsulitis, ठीक है, it can be a biceps tendinitis, ठीक है, it can be the neurological issues, ठीक है, or it can be the fracture of the scapula, of the neck of the humerus, of the shaft of the humerus, of the coracoid process, ठीक है। तो ये आपके लेस कॉमन कॉजेज हैं, ठीक है। ब्रेकियल प्लेक्सस में न्यूरोप्रेक्सिया हो सकता है, न्यूराइटिस हो सकता है, लिवेटर स्कैपुलाई का सिंड्रोम हो सकता है, ठीक है, या फिर रोटेटर कफ का टीयर हो सकता है, ठीक है। दे आर लेस कॉमन बट दे मस्ट बी इंक्लूडेड। और जो नॉट टू बी मिस्ड हैं, ठीक है, उनमें ऑब्वियसली ट्यूमर है, ठीक है, एक्सिलरी वेन का थ्रोम्बोसिस है, ठीक है। ऑब्वियसली अगर कहीं पर भी थ्रोम्बस होता है, वो चाहे आपकी लोअर एक्सट्रीमिटी में हो, वो चाहे आपकी अपर एक्सट्रीमिटी में हो, तो उनमें चांसेस होते हैं कि आपका पेन प्रोड्यूस होना शुरू हो जाए। और रेफर्ड पेन है, ठीक है, फ्रॉम योर इंटेस्टाइन, ठीक है, फ्रॉम योर डाइजेस्टिव सिस्टम, इट कैन बी फ्रॉम द डायफ्राम और इट कैन बी फ्रॉम द गॉल ब्लैडर, ठीक है। अल्सर्स की पेन आपको रेफर्ड हो सकती है, हार्ट की पेन है, स्प्लीन की पेन है, ठीक है, एंड द thoracic outlet syndrome as well, ठीक है। So if we are going to start with the examination, that is an important part to diagnose a condition, ठीक है। अब वो कहते हैं एग्जामिनेशन में आप सबको इस चीज का पता है कि सबसे पहले हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। ऑब्जर्वेशन में हमारे पास आ जाती है कि हम फ्रंट से ऑब्जर्व करेंगे, बिहाइंड से ऑब्जर्व, पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑब्जर्व करते हैं, इंटीरियर एस्पेक्ट और लेटरल एस्पेक्ट ऑब्जर्व करते हैं, ठीक हो गया। इसके बाद हम लोग एक्टिव मूवमेंट स्टार्ट करवाते हैं। एक्टिव मूवमेंट्स में आपके पास ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट की जितने भी मूवमेंट्स हैं, 6 एबडक्शन, एडक्शंस, फ्लेक्शन, एक्सटेंशंस, रोटेशंस, ठीक है, वो हम लोग एक्टिवली परफॉर्म करवाते हैं। और उसके बाद हम लोग पैसिव मूवमेंट्स की तरफ जाते हैं। फिर इसी तरीके से हम लोग ग्लाइडिंग अप्लाई करके देखते हैं, पैसिव ग्लाइडिंग्स अप्लाई करके देखते हैं, एंटीरियर ग्लाइड, पोस्टीरियर ग्लाइड और इंफीरियर ग्लाइड करवा के देखते हैं कि कहीं पर ग्लाइडिंग रिस्ट्रिक्टेड है या कहीं पर ग्लाइडिंग एक्सेसिव है, तो हमें पता चलना चाहिए, ठीक है। और लास्ट में हम लोग रेजिस्टिव एक्टिविटीज की तरफ जाते हैं, ठीक है। इसके बाद हमें पल्पेशन अगर करनी हो तो हम पल्पेट कर सकते हैं। एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट को हम लोग इजीली पल्पेट कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट एंड लाइन, एंटीरियर जॉइंट लाइन को और पोस्टीरियर जॉइंट लाइन को इजीली पल्पेट कर सकते हैं। और इसके अलावा बाइसेप्टल ग्रूव में, ठीक है, जहाँ पर आपका बाइसेप्टल टेंडन पास कर रहा होता है, ठीक है, उसको पल्पेट कर सकते हैं, ठीक है। और लास्ट में आपके पास आ जाते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन टेस्ट, ठीक है, जो कि हम लोग परफॉर्म करवाते हैं इन ऑर्डर टू डायग्नोज डिफरेंट कंडीशंस, ठीक है। इट कैन बी अ इम्पिंजमेंट, ठीक है, इम्पिंजमेंट के लिए इट कैन बी अ सुपीरियर लैब्रल टीयर, स्लैप लीजन्स के लिए हम लोग करवा सकते हैं, इंस्टेबिलिटीज के लिए हम लोग करवाते हैं डिफरेंट फिजिकल एग्जामिनेशन टेस्ट, जिनकी सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी हमें बताती है कि वेदर दिस कंडीशन इज प्रेजेंट और नॉट, ठीक है। तो एग्जामिनेशंस को हम लोग पढ़ते हैं। थोड़ा सा एक मिनट बच्चों, मुझे 1 मिनट दीजिएगा, आई विल रिटर्न बैक, ठीक है, 1 to 2 मिनट्स में, ठीक है बच्चों। ओके सर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही।
सर ने कहा है मुझे 1 to 2 मिनट्स दो, मैं आता हूँ कुछ देर में। आमना ये भी तुम बोली हो? हाँ क्यों, मेरी आवाज को क्या पहचानी नहीं तुमने? नहीं बस अरसा ही हो गया, सुनी होगा। यार सर से आज ओरल टेस्ट की भी सारी बात कर लो कि सर ने कब लेना है, क्योंकि आगे एससीपी का वाइवा आ जाना है। हाँ ना, तो 5 जनवरी के बाद की डेट रखना। कहा था जनवरी में लेना है, अभी नहीं लेना। अब एक ही वाइवा है ना, तो 15-16 को दे देंगे जनवरी में। हाँ तो जनवरी में जाने दो ना, अभी देने की जरूरत भी क्या है। नहीं, अभी ओरल टेस्ट भी होना है और वाइवा लग रही होना भला। ये ओरल टेस्ट है, फाइनल वाइवा तो फाइनल के टाइम होगा ना, बस यही दो होंगे। वो फैब में होगा शान से। ओके, ये वाला ओरल टेस्ट तो उसकी मिड्स की जगह पे ले रहे हैं ना, उसकी रिप्लेसमेंट में लेंगे सर। चलिए बच्चों, ओरल टेस्ट और वाइवा में कोई फर्क है? ओरल टेस्ट और वाइवा में कोई फर्क नहीं है। सर ये डिस्कस कर रही थी। बेटा परसेंटेज का फर्क है फर्क है, बस। परसेंटेज में फर्क है, उसके सिलेबस में फर्क है। परसेंटेज के फर्क है, वैसे कौन सा कोई डिफरेंस है? हाँ तो ये यही तो डिफरेंस है बेटा, एक 40% का है और एक 25% का है। सर लेकिन सुनना तो दोनों में है ना। तो बेटा एक में 5 लेक्चर सुनना है, एक में 20 लेक्चर सुनना है। सर आपने 5 वाले में कौन सा बख्श देना और 20 वाले में कौन सा बख्श देना है? सर ओरल हैं? कब होगा और वाइवा कब होगा फाइनल? बेटा जनवरी के फर्स्ट वीक में। सर पूरे 20 नहीं, कम करने हैं। अजी ये तो बात की बहस है। सर देखिए, जो ठीक है ओरल टेस्ट में सर हो जाएंगे ना वो दोनों हम आपने वाइवा जनवरी के फर्स्ट वीक में लेने हैं। हैं? दोनों चीजें आपने जनवरी के फर्स्ट वीक में लेनी है। कौन सी दोनों? फाइनल तो बेटा फेब में होंगे। सर देखिए, ठीक जो है। हम ओरल टेस्ट में वाइवा देंगे ना वो हम फाइनल में नहीं लेंगे। अच्छा शान से बेटा। ये बिल्कुल ठीक है। शान से सही ठीक बोला है, आपने। बिल्कुल सही है। हाँ ठीक है, जो जो सही हामी भर है वो ना दे। ठीक है, बाकी खुदा। देते हैं। ठीक है। सर मैं अपना ध्यान वापस लेती हूँ। अच्छा बच्चों, लेट्स स्टार्ट। ठीक है, सो वी वर देयर। ठीक है कि जी व्हाट आर द different tests to what are the different physical examination tests to diagnose the pathological conditions? ठीक है, अब उसको हम लोग वन बाय वन देखते हैं कि वन बाय वन हम लोगों को स्क्रीन नहीं शो हो रही हमें। स्क्रीन नहीं शो हो रही। हाँ कोई बात नहीं बेटा, मैंने सिर्फ नाम लिखे हुए हैं। ठीक है, लेकिन ये आप लोगों ने ना जो रिकॉर्डिंग में भेजूंगा इनको अच्छे तरीके से ही प्रिपेयर करना है टेस्ट को खास तौर पे। ठीक है, कि ये टेस्ट किस चीज के लिए यूज होता है। ठीक है, सो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें स्कैपुलर असिस्टेंस टेस्ट की। ठीक है, तो स्कैपुलर असिस्टेंस टेस्ट क्या है कि हम लोग सिंपली, हम सबको पता है कि स्कैपुला ग्लिनो स्कैपुलो ह्यूमरल रिदम है। ठीक है, जब भी हमारा वो रिदम डिस्टर्ब होगा हमारे शोल्डर में पेन प्रोड्यूस हो सकती है। ठीक है, ऐसे ही है। तो वेन एवर देर इज अ लिमिटेशन ऑफ स्कैपुला, ठीक है, और whenever the scapula is internally rotated और adducted, ठीक है, तो there are chances कि जो आपकी scapulohumeral rhythm है वो disturb होगा और there are chances कि impingement start हो जाएगी। ठीक है, जब भी आपकी scapula internally rotated होती है और adducted होती है।
या विंगिंग ऑफ स्कैपुला स्टार्ट हो जाए, ठीक है। So it can all these things can lead to impingement, ठीक है, all these things can lead to dysfunctioning of the scapulohumeral rhythm. So scapular assistance test में हम क्या करते हैं सिंपली कि हम लोग स्कैपुला को असिस्ट करते हैं, ठीक है, और स्कैपुला को असिस्टेंस इस तरीके से दी जाती है विद द हेल्प ऑफ 2 हैंड्स, ठीक है। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि एक तो हमने स्कैपुला को आउटवर्डली रोटेट करना है, एक्सटर्नली रोटेट करना है, ठीक है, सही है, ताकि मैक्सिमम वो रोटेट हो सके विद शोल्डर एलिवेशन। पेशेंट जो है वो एक्टिवली शोल्डर एलिवेट करेगा और आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने स्कैपुला को पैसिवली एक्सटर्नल रोटेशन में लेकर जाना है, और जो दूसरा हाथ होगा उसमें आपने क्या करना है कि स्कैपुला को फ्रॉम द टॉप ऑफ द शोल्डर, जो क्लेविकल है वहां पर आपका हाथ होना चाहिए, आपने उस स्कैपुला को पोस्टीरियरली टिप करना है। आप समझ लो कि पोस्टीरियर टिल्टिंग, जैसे पेल्विक टिल्ट होती है, सेम टू सेम उसी तरीके से पोस्टीरियरली टिल्ट करना है, ठीक है। स्कैपुला को एक्सटर्नली रोटेट करके साथ में क्या करना है, पोस्टीरियर टिल्टिंग करनी है, ठीक है, स्कैपुला की, जस्ट टू मेक श्योर कि जो अगर इम्पिंजमेंट है तो वो इम्पिंजमेंट मिनिमाइज हो सके। अगर तो पेशेंट के सिम्टम्स जो हैं वो लेसन हो जाएं with this scapular assistance, तो it means that scapula has a limited movement और scapula की जो rhythm है वो disturb हुई हुई है, ठीक है। उसके लिए फिर obviously हम लोग strengthening exercises करवाते हैं scapula की, ठीक है। scapula के जो rhomboids हैं, जो mid trapezius है, lower trapezius है, उनकी strengthening करवाते हैं। ठीक हो गया, यहाँ तक बेटा बात की समझ आ गई है about the scapular assistance test, ठीक है। Now, सर समझ आ गई। इसकी कोई यूट्यूब पे वीडियो, कोई लिंक आप स्पेसिफिक भेज दीजिएगा। अच्छा, आप लोगों को सबको पता होगा फिजियोपीडिया का, पता है सबको? यस अथेंटिक सर, यस सर। फिजियोपीडिया, अथेंटिक क्या है, ठीक है। आप लोगों ने सिंपली वहां फिजियोपीडिया पे जाओ, आप लोगों ने सिंपली ये टेस्ट के नेम्स लिखने, आप लोगों के पास सारा वो आ जाए, ठीक है। ये सारे टेस्ट आप लोगों के पास आ जाएंगे, इनकी सेंसिटिविटीज भी आ जाएंगी, इनकी स्पेसिफिसिटीज भी आ जाएंगी, ठीक है, इनका ओके सर। पर्पस भी आ जाएगा, ठीक है, इनका इंट्रोडक्शन भी आ जाएगा, मतलब वो उसमें बहुत अच्छी डिटेल में लिखा होता है, ठीक है। उसमें यूट्यूब के वीडियो लिंक्स भी होते हैं, तो वो अगर आप यूज कर लो तो वो ज्यादा अच्छी बात है, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको सिंपली आपको समझा देता हूँ, अगर आप लोगों ने प्रिपेयर याद करना है या तो वैसे ही ये सुन लोगे आप लोग रिकॉर्डिंग्स, तो आप लोगों को याद हो जाएगा, ठीक है। अब सेकंड इम्पोर्टेंट जो है वो है आपके पास नियर्स टेस्ट, ठीक है। जो नियर टेस्ट है, ठीक है, आप सबको पता है नियर इम्पिंजमेंट टेस्ट, आप सब लोगों ने सुना होगा। नियर इम्पिंजमेंट यस टेस्ट जो सर। है वो सिंपली क्या है, आपके इम्पिंजमेंट को चेक करने के लिए होता है, ठीक है। उसमें हम लोग सिंपली क्या करते हैं कि शोल्डर को पैसिवली एलिवेट करते हैं विद शोल्डर इंटरनली रोटेटेड, ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट को मैक्सिमम इंटरनल रोटेशन में ले जाके शोल्डर को हमने एलिवेट करना है, ठीक है। इसमें एल्बो आपकी एक्सटेंड रहनी चाहिए, आपकी ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट के ऊपर मैक्सिमम इंटरनल रोटेशन होनी चाहिए, और फिर आप शोल्डर को जब पैसिवली रोटेट करो और पेशेंट के सिम्टम्स प्रोवोक करें इस कंडीशन में, तो इट मींस कि इट इज अ provocative test, or it means कि there is some impingement at the subacromial space, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई नियर टेस्ट की और सब स्केपुलर असिस्टेंस टेस्ट की, ठीक है। नाउ द सेकंड वन, द थर्ड टेस्ट इज द हॉकिंस कैनेडी टेस्ट, ठीक है। हॉकिंस कैनेडी टेस्ट जो है, ठीक है, इट इज आल्सो यूज्ड टू डायग्नोज द इम्पिंजमेंट, ठीक है। इम्पिंजमेंट को चेक करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, और इसमें सिंपली क्या होता है कि हम शोल्डर को 90 डिग्री तक एलिवेट करते हैं, ठीक है। एल्बो को फ्लेक्स करते हैं 90 डिग्री तक, ठीक है, और इंटरनली रोटेट करते हैं, ठीक है। अब उसमें क्या था नियरेस्ट टेस्ट में कि हम लोगों ने शोल्डर को पैसिवली एलिवेट करना है विद एल्बो एक्सटेंडेड एंड इंटरनली रोटेटेड, ठीक है। इसमें क्या है कि हम लोगों ने सिंपली पहले ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट को 90 डिग्री फ्लेक्शन में लेकर जाना है, फिर एल्बो को 90 डिग्री फ्लेक्शन में लेकर जाना है, और फिर क्या करना है, ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट की इंटरनल रोटेशन करवानी है, ठीक है। अगर तो इम्पिंजमेंट होगी तो वो इसमें पता चल जाएगा कि हॉकिंस कैनेडी टेस्ट इफ इट इज प्रेजेंट, इफ इट इज प्रोवोकेटिव और नॉट। इफ इट इज प्रोवोकेटिव इट मींस देयर इज द इम्पिंजमेंट सिंड्रोम, ठीक है। डिफरेंस पता चल गया दोनों में,
सिर्फ पोजीशंस का डिफरेंस है, टेक्निक का डिफरेंस है बस। हैं दोनों चीजें किसके लिए? आपके इम्पिंजमेंट को चेक करने के लिए, ठीक है। फिर आपके पास आ जाता है लोड एंड शिफ्ट टेस्ट, ठीक है। लोड एंड शिफ्ट टेस्ट ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट की स्टेबिलिटी को चेक करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। अब वो कहता है कि लोड एंड शिफ्ट टेस्ट में आप लोगों ने सिंपली क्या करना है, ठीक है। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ हैंड की पोजीशन। सर जो नियर्स टेस्ट और जो अभी आपने बताया है हॉकनेस टेस्ट जो है सर, ये दोनों इम्प्रिंटमेंट चेक करने के लिए सब क्रमिया स्पेस को दोनों। हाँ जी, ये दोनों दोनों सब एक्रोमियल स्पेस के इम्पिंजमेंट को चेक करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, बात हो रही थी लोड एंड शिफ्ट टेस्ट की, ठीक है। तो जो लोड एंड शिफ्ट टेस्ट है, ठीक है, उसमें हम लोग सिंपली क्या करते हैं, लाइक दिस, ठीक है। इस तरीके से हम लोगों ने क्या करना है, ये जो मेरा थंब है, ठीक है, ये पोस्टीरियर जॉइंट लाइन के ऊपर होना चाहिए, ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट की पोस्टीरियर जॉइंट लाइन पर। ये जो मेरी इंडेक्स फिंगर है, ठीक है, ये किसके ऊपर होनी चाहिए, मेरी एंटीरियर जॉइंट लाइन के ऊपर, लाइक दिस। इस तरीके से मैंने ग्रैब करना है ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट को, ठीक है। जैसे ये शोल्डर को मैंने ग्रैब कर लिया, ठीक है। अब इसमें जो आपका मेरा ये जो लेफ्ट हैंड है, ठीक है, इट विल बी देयर टू स्टेबलाइज द स्कैपुला, ठीक है। लेफ्ट शोल्डर से लेफ्ट हैंड से मैंने स्कैपुला को स्टेबलाइज करना है और फिर ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट को ग्लाइड करके देखना है। एंटीरियर ग्लाइडिंग करनी है, पोस्टीरियर ग्लाइडिंग करनी है, ठीक है। दिस इज व्हाट वी कॉल इट एज अ लोड एंड शिफ्ट टेस्ट, ठीक है। सिटेड पोजीशन में भी कर सकते हो, स्पाइन लाइन पोजीशन में भी कर सकते हो, ठीक है। सिंपली इसको शिफ्ट करना है, इंटीरियर ट्रांसलेट करके देखना है, पोस्टीरियर ट्रांसलेट करके देखना है। अब वो कहते हैं कि जो इंटीरियर ट्रांसलेशन होती है, ठीक है, वो ह्यूमरल हेड जितना ह्यूमरल हेड का साइज है, लेट्स से अगर ह्यूमरल हेड का साइज ये है, लाइक दिस, इतना साइज है, तो इसका जो हाफ डिस्टेंस होगा ना बेटा, नजर आ रहा है सबको, ये जो शोल्डर यस सर। स्कैपुलर सॉरी जो ह्यूमरल हेड है, अगर उसका साइज इतना है, ठीक है, तो इसकी जो हाफ साइज तक डिस्प्लेसमेंट नॉर्मल कहलाई जाती है एंटीरियर डायरेक्शन में। अगर इंटीरियर डायरेक्शन में इसकी इस साइज की हाफ डिस्प्लेसमेंट हो जाए तो इट मींस इट इज ओके, लेकिन अगर हाफ से ज्यादा हो तो इट मींस के देयर इज एन इंटीरियर इंस्टेबिलिटी, और अगर इतनी हाफ पीछे पोस्टीरियर डायरेक्शन में हो तो इट मींस के देयर इज अ पोस्टीरियर इंस्टेबिलिटी, ठीक हो गया। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू चेक द स्टेबिलिटी ऑफ द ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट, ठीक हो गया बच्चों, यहाँ तक बात की समझ आ गई। यस सर। यस सर। Now, the next one is the Crane's test. ठीक है, Crane's test है, it is used to for the diagnostic purpose of the SLAP lesion. SLAP lesion को diagnose करने के लिए हम लोग Crank test use करते हैं। Crank test में हम लोग simply दो positions use कर सकते हैं, वो sitting position भी use कर सकते हैं patient की, वो spine line position भी use कर सकते हैं, ठीक हो गया। अब वो कहता है कि इसमें हम लोगों ने क्या करना है, ठीक है, कि पेशेंट अगर लेट से सिटेड पोजीशन में है, ठीक है, तो हम लोगों ने शोल्डर को एलिवेट करना है 90 डिग्रीज पर, ठीक है। शोल्डर को 90 डिग्रीज पर एलिवेट करके, ठीक है, हम लोगों ने एल्बो को फ्लेक्स कर देना है, ठीक है, कंप्लीट फ्लेक्शन में ले जाना है, ठीक है। फिर हम लोगों ने साथ में इंटरनल और एक्सटर्नल रोटेशंस करवा कर देखनी है, ठीक है, सही है। ह्यूमरस की इंटरनल और एक्सटर्नल रोटेशन दोनों करवा के देखनी है क्रैंक टेस्ट के अंदर, ठीक है। और इसमें हमें पता चल जाएगा कि वेदर देयर इज अ प्रोवोकेटिव, वेदर इट इज अ प्रोवोकेटिव टेस्ट, ठीक है, और वेदर इट इज नॉट अ प्रोवोकेटिव टेस्ट। इसमें अगर आपको क्लिक भी आए, ठीक है, लेट्स से इंटरनल रोटेशन में क्लिक आ रही है और एक्सटर्नल रोटेशन में वो क्लिकिंग खत्म हो रही है, तो इट मींस इट इज आल्सो पॉजिटिव टेस्ट। If there is a click in external rotation and there is not a click in internal rotation, तब भी ये पॉजिटिव होता है, ठीक हो गया बेटा। तो क्रैंक टेस्ट में सिंपली क्या करना है, शोल्डर को एलिवेट करो 90 डिग्री तक, एल्बो को फ्लेक्स करो 90 डिग्री तक,
और फिर रोटेशंस करवा के देखो ह्यूमरस की। ह्यूमरस की रोटेशन में अगर इंटरनल रोटेशन में क्लिक है तब भी पॉजिटिव है, अगर एक्सटर्नल रोटेशन में क्लिक है तब भी पॉजिटिव। ठीक है, दिस इज फॉर द डायग्नोस्टिक पर्पस ऑफ स्लैप लीजन। ठीक हो गया। द नेक्स्ट वन इज द ओब्रायंस टेस्ट। ठीक है, अब ओब्रायंस टेस्ट भी किसके लिए यूज करते हैं हम लोग? स्लैप लीजन के लिए यूज करते हैं। ठीक है, इसमें भी सेम टू सेम वो कहता है कि आप सिटिंग पोजीशन यूज कर सकते हो। ठीक है, और इसमें आप लोगों ने शोल्डर को एलिवेट करना होता है 90 डिग्री पर। ठीक है, शोल्डर को एलिवेट करके 90 डिग्री पर आप लोगों ने एडक्शन करवानी है शोल्डर की। ठीक है, और एडक्शन, मैक्सिमम एडक्शन नहीं, थोड़ी सी एडक्शन करवा के आप लोगों ने फिर शोल्डर को इंटरनली रोटेट करना है। ठीक है, अब वो कहता है कि जब आपने ये तीनों मूवमेंट्स परफॉर्म करवा लिए हैं, शोल्डर की फ्लेक्शन 90 डिग्री तक, एडक्शन और इंटरनल रोटेशन, एडक्शन बिल्कुल थोड़ी सी और इंटरनल रोटेशन, तो फिर अब आप पेशेंट को कहते हो कि अब आपने इस पोजीशन को होल्ड करके रखना है और आप डाउनवर्ड प्रेशर अप्लाई करते हो या डाउनवर्ड फोर्स अप्लाई करते हो। ठीक है, अगर तो इस पोजीशन को पेशेंट कंट्रोल कर पाता है विदाउट एनी क्लिक, ठीक है, तो इट मीन्स कि स्लैप लीजन नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर पेशेंट इस पोजीशन को नहीं होल्ड कर पाता और क्लिक की साउंड आ जाती है, तो इट मीन्स कि इट इज अ प्रोवोकेटिव टेस्ट। ठीक हो गया। यहां तक बात की समझ आ गई? ये जो ओब्रायंस टेस्ट यस है बच्चों, ठीक है, ये ओब्रायंस टेस्ट जो है इट इज ऑल्सो यूजफुल फॉर द एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट। ठीक है, अब वो कहता है कि जो डेप्थ होती है, ठीक है, अगर तो सुपरफिशियल पेन आए तो इट मींस कि एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट इन्वॉल्व है। ठीक है, अगर डीप पेन पेशेंट को महसूस हो, ठीक है, तो फिर क्या है आपका ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट इन्वॉल्व है। समझ आ गई बच्चों बात की? यस सर। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट वन। ठीक है, अगर हम बात करें स्लैप लीजन्स की, ठीक है, एक मिनट बच्चों। अगर हम बात करें अबाउट द स्लैप लीजन्स, ठीक है, तो स्लैप लीजन्स आपके पास 4 टाइप्स की हो सकती हैं। ठीक है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। ठीक है, नाउ दिस इज इम्पोर्टेंट टू डिस्टिंग्विशेस द 4 टाइप्स। ठीक है, अब ये आप सबको यहाँ पर नजर आ रहा होगा कि दिस वन इज अ टाइप 1। ठीक है, अब वो कहते हैं टाइप 1 में क्या है कि ये जो आपको ये व्हाइट स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ना बेटा अराउंड द सर्कुलर उसमें, ठीक है, दैट इज द ग्लिनॉइड लैब्रम। ठीक है, और इसी ग्लिनॉइड लैब्रम पर आपका ऊपर वाली साइड के ऊपर आपके पास अटैच होता है बाइसेप्स का लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स टेंडन। ठीक है, बाइसेप्स का जो लॉन्ग हेड का टेंडन है वो यहाँ पर अटैच होता है ऑन द सुपीरियर सर्कल। वो कहते हैं कि अगर तो टाइप 1 है स्लैप लीजन की, तो इसमें सिंपली क्या होता है कि इस ग्लिनॉइड लैब्रम में, ठीक है, और इस टेंडन के अटैचमेंट पर क्या हो जाती है, डीजनरेशन हो जाती है या लूजनिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टाइप 1 बोलते हैं स्लैप लीजन का। टाइप 2 में क्या होता है कि आपका जो ग्लिनॉइड लैब्रम है, ठीक है, वो डी अटैच हो जाता है फ्रॉम द ग्लिनॉइड रिम। ये जो ग्लिनॉइड फोसा है ना बेटा, ग्लिनॉइड फोसा का जो रिम होता है, आउटर पोर्शन होता है, उसको ग्लिनॉइड रिम बोल रहे हैं। ग्लिनॉइड रिम के साथ अटैच है ग्लिनॉइड लैब्रम। तो जब वो ग्लिनॉइड लैब्रम डी अटैच हो जाए ग्लिनॉइड रिम से, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि डेट इज टाइप 2। लेकिन इसमें क्या होता है कि जो आपका लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स टेंडन होता है वो इंटैक्ट रहता है, उसको कोई मसला नहीं होता। ठीक हो गया, सही है। अब वो कहते हैं कि जो टाइप 3 है, ठीक है, इसमें आपके पास क्या होता है कि जो आपका ग्लिनॉइड लैब्रम होता है, ठीक है, ये पहले टाइप 2 में डी अटैच हुआ था, टाइप 3 में ये फर्दर डी अटैच होके टर्न अवे हो जाएगा।
ठीक है। एक तो चीज है ना कि बेटा डी अटैच हुआ, जैसे अक्सर क्या होता है कि फ्रैक्चर्स होते हैं लेकिन वो अपनी जगह पर रहते हैं, है तो फ्रैक्चर ही ना लेकिन वो अपनी जगह पर है, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं कि डेट आर अनडिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर्स, ठीक है, या नॉन डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर्स हैं। इसी तरीके से टाइप 2 में भी क्या हुआ कि डी अटैचमेंट हुई लेकिन लैब्रम जो है वो अपनी जगह पर रहा। टाइप 3 में क्या हुआ कि ग्लिनॉइड लैब्रम की डी अटैचमेंट फर्दर हो गई, ठीक है, और वो क्या हो गया, टॉर्न अवे हो गया फ्रॉम द ग्लिनॉइड रिम। लेकिन इसमें भी जो लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स था, ठीक है, वो क्या है, वो अपनी जगह पर अटैच है, इंटैक्ट है, ठीक है, तो उसको हम लोग टाइप 3 बोलेंगे। टाइप 4 में क्या होगा कि जो ग्लिनॉइड लैब्रम है, ठीक है, और जो लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स है, ये दोनों टर्न अवे होके डी अटैच होके अब जॉइंट कैविटी के अंदर दाखिल हो जाएंगे, ठीक है। टाइप 3 में लैब्रम सिर्फ जॉइंट कैविटी में आया था, लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप अपनी जगह पे इंटैक्ट था। लेकिन टाइप 4 में क्या होगा कि लैब्रम भी, ठीक है, और लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप दोनों, ठीक है, ये दोनों टर्न अवे होके किस में आ गए, जॉइंट कैविटी में आ गए, ठीक है। So these are 4 types of slap lesion, ठीक है। अब आपके पास आ जाती है डिसलोकेशन। सर टाइप 1 एक दफा बता दें। टाइप 1 टाइप 1 में सिंपली डीजनरेशन हो रही है, लूजनिंग हो रही है, तो दैट इज टाइप 1, ठीक है। मतलब जैसे कैप्सूल जो है वो उसकी लेग्सिटी ज्यादा हो जाए, ठीक है, तो उसको हम लोग टाइप 1 बोलते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट इज द एंटीरियर डिसलोकेशन। आप सबको पता है एंटीरियर डिसलोकेशन का क्या मैकेनिज्म है कि ऑब्वियसली कोई पोस्टीरियर फोर्स अप्लाई हो posterior जब force आपका apply। ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट एलिवेटेड और एक्सटर्नली रोटेशन में जा रहा हो, ऐसे ही है। और पोस्टीरियरली फोर्स ट्रांस प्रेशर पुट हो और आपका शोल्डर एंटीरियरली डिसलोकेट हो जाए, ठीक है। अब वो कहते हैं कि इसकी मैनेजमेंट में अक्सर हम लोग ये देखते हैं कि जी आपका ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट जो शोल्डर जॉइंट है उसको ये सर्वाइकल कॉलर एंड कफ में ना या स्लिंग के अंदर हम लोग उसको प्लेस कर देते हैं सिंपली, ठीक है, ऐसे ही होता है ना। लेकिन वो कहते हैं कि एथलीट्स में क्या होता है कि एंटीरियर डिसलोकेशन के साथ दो इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो सकती हैं। एक तो है हिल सैक्स लीजन और एक है बेंकार्ट लीजन, ठीक है। और वो कहता है हिल सैक्स लीजन क्या होता है कि एंड सुपीरियर डेंट इन द ह्यूमरल हेड, ठीक है, जो आपका एक्रोमियन प्रोसेस है, ठीक है, उसके ऊपर अगर उसकी वजह से प्रेशर पुट हुआ है ह्यूमरल हेड की एलिवेशन के वक्त, जब ये डिसलोकेट हो रहा था तो ऑब्वियसली ह्यूमरस आपकी एलिवेशन में जा रही थी, ठीक है। अगर ये ह्यूमरल हेड जो है वो जाके स्ट्राइक किया है विद द एक्रोमियन प्रोसेस, ठीक है, तो उस सुपीरियर सरफेस ऑफ ह्यूमरल हेड में जो डेंट आता है उसको हम लोग बोलते हैं हिल सैक्स लीजन, HILLSACHS, हिल सैक्स लीजन, ठीक है। और बेंकार्ट लीजन क्या होता है कि अक्सर आपकी जो इंटीरियर डिसलोकेशन होती है वो आपकी इंटरनल रोटेशन के साथ भी पॉसिबल है। जब आपका ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट जो है, लेट्स से कि जैसे अक्सर आपने देखा होगा कि कोई किसी चीज को आप जैसे बॉल को थ्रो करते हुए देखा कभी, मतलब बॉल को रोक रहे हो बाउंड्री लाइन से, लाइक दिस, हाथ को पीछे करके, ठीक है, उसमें आपकी जो बाजू की पोजीशन होती है वो एडक्टेड होती है और इंटरनली रोटेटेड होती है, ठीक है। अगर तब भी कोई फोर्स स्ट्रक करे पोस्टीरियर से इंटीरियर डायरेक्शन में, तब भी इंटीरियर डिसलोकेशन के चांसेस हैं, ठीक है। तो वो कहते हैं इस मैकेनिज्म में क्या होता है कि आपका जो ग्लिनॉइड रिम होता है, इसका जो इंफीरियर पोर्शन होता है ग्लिनॉइड रिम का, उसका फ्रैक्चर हो जाता है, उसको हम लोग बेंकार्ट लीजन बोलते हैं, ठीक है। वो कहता है कि ये दोनों कॉम्प्लिकेशन को हमने प्रिवेंट करना होता है, या इनको प्रोग्रेस करने से हमने प्रिवेंट करना है कि ये प्रोग्रेस ना हो सके, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग पेशेंट की जो शोल्डर है या ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट है उसको इमोबिलाइज करते हैं इनटू एक्सटर्नल रोटेशन, ठीक है। स्लिंग में हम उसको इमोबिलाइज नहीं करेंगे बल्कि हम उसको किस में इमोबिलाइज करेंगे, एक्सटर्नल रोटेशन में इमोबिलाइज करेंगे, ठीक है, ताकि जो बेंकार्ट लीजन है या हिल सैक्स लीजन डेवलप हुआ है, ठीक है, वो प्रोग्रेस ना कर सकें, वो डिफॉर्मिटीज प्रोग्रेस ना कर सकें, ठीक है।
और उसमें वो कहता है कि हम बैंकार्ट लीजन अगर डेवलप हो जाता है तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, आर्थ्रोस्कोपिक रिपेयर परफॉर्म करवा सकते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से आपकी डिसलोकेशन के चांसेस कम हो जाते हैं। अगर आप उसको रिपेयर नहीं करवाओगे तो डिसलोकेशन कॉमनली होता रहेगा, ठीक है। अब इस एक्सरेज में देखें, ठीक है, इस एक्सरे में ये जो ग्रेटर the one on the upper side, this arrow is showing the dent in the superior surface of the humeral head. This is the Hill-Sachs lesion due to striking of the acromion process, ठीक है। और दिस वन, ठीक है, ये जो ग्लिनोइड रिम है, ठीक है, इसका जो इंफीरियर पोर्शन है दैट हैज बिकम डिस्टॉर्टेड, ठीक है, दिस इज अ फ्रैक्चर, इसको हम बैंकार्ट लीजन बोलते हैं, ठीक है। तो ये दोनों चीजें दो इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशंस हैं एंटीरियर डिसलोकेशन, ठीक हो गया। सेम टू सेम ये एक एमआरआई है और इस एमआरआई में आपको क्या नजर आ रहा है, दिस इज अ फ्रैक्चर, ठीक है, ऑफ द ग्लिनोइड रिम, इंफीरियर पोर्शन है, ठीक है। ये फ्रैक्चर क्या इंडिकेट करे कि दैट इज अ बैंकार्ट लीजन, ठीक है। एंटीरियर डिसलोकेशन को अब आपकी जो स्क्रीन के ऊपर जो एक पेशेंट स्पॉन पोजीशन में लेटा हुआ है, ठीक है, वो आपको नजर आ रहा है और उसके हाथ में एक क्या है, कफ है, वेट है, ठीक है, एक डंबल है। अब वो कहता है कि आप सिंपली इस पोजीशन को यूज कर सकते हो टू रिड्यूस, क्लोज रिडक्शन के लिए आप इस पोजीशन को यूज कर सकते हो। और जो राइट साइड के ऊपर आपका एक्सरे नजर आ रहा है दैट इज शोइंग एंटीरियर डिसलोकेशन। अब वो कहते हैं एंटीरियर डिसलोकेशन में आपको हमेशा ये वाली क्लिनिकल पिक्चर नजर आएगी कि जो ह्यूमरल हेड है, ठीक है, वो आपकी चेस्ट वॉल के बहुत करीब हो जाए, ठीक है, तो इट मीन्स कि दैट इज द एंटीरियर डिसलोकेशन, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज द पोस्टीरियर डिसलोकेशन। वो कहते हैं पोस्टीरियर डिसलोकेशन ऑब्वियसली अगर उसमें शोल्डर एलिवेशन with external rotation is the mechanism, then in posterior dislocation the most common mechanism is shoulder elevation, internal rotation and reduction, ठीक है। इस पोजीशन में posterior dislocation के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं, ठीक हो गया। लेकिन फोर्स कहाँ से हो, एंटीरियर टू पोस्टीरियर डायरेक्टेड हो, फोर्स फ्रंट से लगे और पीछे की तरफ जाए, ठीक है। सो दैट कैन लीड टू पोस्टीरियर डिसलोकेशन ऑफ द ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट। या फिर वो कहता है कि अगर पेशेंट फॉल करता है ऑन एन आउटस्ट्रेच्ड हैंड, ठीक है, तो उसकी वजह से भी वो आपकी पोस्टीरियर डिसलोकेशन पॉसिबल है। वो कहते हैं इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है पोस्टीरियर डिसलोकेशन का वो ये है कि इसकी एक्सटर्नल रोटेशन जो होती है वो लिमिटेड हो जाती है। पेशेंट जब यूजुअली आता है तो वो इंटरनल रोटेशन और एडक्शन के साथ आता है, एक्सटर्नल रोटेशन के साथ पॉसिबल नहीं होती, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक फीचर है पोस्टीरियर डिसलोकेशन का। कहते हैं पोस्टीरियर डिसलोकेशन के लिए हमें एक तो मैकेनिज्म ऑफ इंजरी का पता होना चाहिए, ठीक है, और हमें ये पता होना चाहिए कि फंक्शन कौन सा इम्पेयर्ड है, ठीक है, वेदर एक्सटर्नल रोटेशन इम्पेयर्ड है, वेदर इंटरनल रोटेशन इम्पेयर्ड है, ठीक है। अब वो कहते हैं कि सिंपल जो एपी या पीए व्यूज होते हैं एक्सरेज के उनमें आपको इजीली नजर नहीं आता पोस्टीरियर डिसलोकेशन ऑफ द ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट। हमें किस में नजर आते हैं, यूजुअली एक्सिलरी व्यूज में या लेटरल व्यूज में हमें पता चलता है कि देयर इज अ पोस्टीरियर डिसलोकेशन ऑफ द ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट, ठीक है। अब वो कहते हैं इसमें हम लोग सिंपली अगर रिड्यूस करना हो तो इसको हम लोग कैसे रिड्यूस करते हैं कि हम लोग एंटीरियर साइड के ऊपर एंटीरियर लॉन्गिट्यूडिनल ट्रैक्शन अप्लाई करते हैं ताकि जो ग्लिनोह्यूमरल जो ह्यूमरल हेड है वो वापस अपनी ग्लिनॉइड स्पेस में आ सके, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द शोल्डर जॉइंट। अगर किसी बच्चे को कोई इशू है तो बताए। अच्छा, इसमें बेटा एक और चीज रह गई है, ठीक है। नॉर्मली वो कहता है कि जो इम्पिंजमेंट होती है, ये टेबल है, तो इस इम्पिंजमेंट को हम लोग इंटरनल में और एक्सटर्नल इम्पिंजमेंट में डिवाइड करते हैं। एक्सटर्नल इम्पिंजमेंट बताती है हमें सब एक्रोमियल स्पेस का, जबकि इंटरनल इम्पिंजमेंट होती है जॉइंट के अंदर अगर कोई इम्पिंजमेंट है, ठीक है। एक्सटर्नल इम्पिंजमेंट फर्दर प्राइमरी भी हो सकती है, सेकेंडरी भी हो सकती है। प्राइमरी में जो यूजुअली आपके पास कॉजेज होती हैं दैट इज अ रोटेटर कफ डिसफंक्शन ड्यू टू आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है।
आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब क्या है कि अगर सब एक्रोमियल स्पेस है ही नैरो, ठीक है, तो उसकी वजह से रोटेटर कफ डिसफंक्शन डेवलप हो जाए, ठीक है, तो इट कैन लीड टू प्राइमरी एक्सटर्नल इम्पिंजमेंट। जो सेकेंडरी एक्सटर्नल इम्पिंजमेंट है वो किस वजह से हो रही है कि अगर कोई ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट की इंस्टेबिलिटी है और रोटेटर कफ मसल्स का डिसफंक्शन आ गया है, तो इट कैन लीड टू इंस्टेबिलिटी और इट कैन लीड टू सेकेंडरी इंस्टेबिलिटी, ठीक है। दोनों में एक ही स्पेस है, सब एक्रोमियल स्पेस है, ठीक है, और वो कहते हैं कि यूजुअली जो इसमें रेडियोग्राफ्स होते हैं, ठीक है, दोनों में वो इंडिकेट कर देते हैं, ठीक है, कि जी देयर इज अ प्राइमरी और देयर इज अ सेकेंडरी इम्पिंजमेंट, ठीक है। अब वो कहते हैं कि दोनों में अगर हम लोग मैनेजमेंट की बात करें तो हम लोग एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स दे सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा रोटेटर कफ मसल्स की और स्कैपुला के मीडियल साइड के मसल्स की, ठीक है, जो थोरेसिक अटैचमेंट होते हैं उनको हम लोग स्टेबलाइज करते हैं ताकि इम्पिंजमेंट मिनिमम से मिनिमम हो सके, ठीक है। जबकि वो कहते हैं जो इंटरनल इम्पिंजमेंट है वो किसकी वजह से होती है, रेपिटेटिव माइक्रो ट्रॉमा की वजह से, रेपिटेटिव यूजेज की वजह से, ठीक है। और उस यूजेज की वजह से अगर रोटेटर कफ मसल्स में डिसफंक्शन आ जाए तो इट कैन लीड टू इंटरनल इम्पिंजमेंट। और वो कहते हैं यूजुअली ये जो इंटरनल इम्पिंजमेंट होती है इट इज लेस देन 35 ईयर्स, 35 ईयर्स से पहले इसकी यूजुअली प्रेजेंटेशन आ जाती, ठीक है। इसमें भी हम लोग सिंपली रेस्ट प्रोवाइड करते हैं, एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग और स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करवाते हैं, ठीक है, स्कैपुलर मसल्स की। अच्छा, ये जितने भी आगे नेक्स्ट आपको दिए हुए हैं, ये जितने भी हैं ये सारे फैक्टर्स हैं दैट कैन लीड टू नैरोइंग ऑफ द सबएक्रोमियल स्पेस, दैट कैन लीड टू इम्पिंजमेंट सिंड्रोम्स, ठीक है। इसमें अगर हम वन बाय वन बात करें, एनाटॉमिकल एब्नॉर्मलिटीज, अगर एक्रोमियन प्रोसेस की शेप ही ऐसी है, ठीक है, तो इम्पिंजमेंट के चांसेस हैं। अगर कैप्सूल आपका टाइट हो गया पोस्टीरियर साइड से, ठीक है, तो उसमें भी आपके पास क्या है, जो आपका रोटेटर कफ है, ठीक है, उसमें स्वेलिंग डेवलप हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा वो कहते हैं कि ऐसी एक्सरसाइजेज होती हैं जिनकी वजह से इम्पिंजमेंट हो सकती है, ओवरहेड एक्टिविटीज, ठीक है। या फिर वो कहते हैं रोटेटर कफ टेंडिनोपैथीज, ठीक है, वो आपको पता है कि या वो ये जो रोटेटर कफ टेंडिनोपैथीज हैं या ये ओवर यूज हो सकते हैं या ये एक्यूट हो सकती हैं, ठीक है। और ओवर यूज में भी वही सेम कंडीशंस हैं कि इंस्टेबिलिटीज की वजह से और एबनॉर्मल मैकेनिक्स की वजह से जो है वो ओवर यूज कंडीशंस ज्यादा कॉज करते हैं रोटेटर कफ टेंडिनोपैथी, ठीक है, या इम्पिंजमेंट सिंड्रोम्स, ठीक है। नाउ व्हाट हैपेंड, ठीक है, टू द रोटेटर कफ टेंडन, ठीक है। वो कहते हैं whenever there is an increased loading, ठीक है, the protein kinases will be released in response to the stresses on the glenohumeral joint, ठीक है। इस स्ट्रेसेस की वजह से क्या होता है कि आपकी जो प्रोटीन काइनेजेस हैं वो कॉज करती हैं एपोप्टोसिस, ठीक है, और एपोप्टोसिस के बाद टेंडिनोपैथी डेवलप हो जाती है। और यही एपोप्टोसिस जब टेंडिनोपैथी में कन्वर्ट होती है तो टेंडिनोपैथी क्या करता है, फ्रैंक रप्चर कॉज कर देता है, ठीक है। यहाँ तक बेटा बात की समझ आ गई? तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। इफ एनी ऑफ यू हैव एनी क्वेश्चंस काइंडली आस्क। नो सर, आ गई समझ। नो से क्लियर है क्लियर। ओके बच्चों, ठीक है सर। बच्चों, इसकी रिकॉर्डिंग आप प्लीज आज ही सेंड कर देना, अच्छा क्योंकि मेरा बेटा, कुछ पॉइंट्स है तो आज ही आप कर देना। ओके, थैंक यू सर। सर ओके लेक्चर भी बच्चों, सेंड कर दीजिएगा प्लीज। सर लेक्चर भी सेंड कर। ओके बच्चों, अपना ख्याल रखिएगा। सर बिस्मा अल्लाह। फारूक का डिस्कनेक्ट हो गया था तो वो कह रही थी कि मेरी अटेंडेंस लगा दीजिए। की बेटा, ठीक है।
ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज सर अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज।